ओम्स लो। देखो ओम्स लो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है ओम्स लो? किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो उसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो किया जाएगा तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इसमें फ्लो होने वाला करंट उस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस नाम से पता चल रहा है रेसिस्ट करना। तो जब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कंडक्टर उसको कितना रेसिस्ट करता है? रेसिस्ट कैसे करेगा? कंडक्टर के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हो सकता है कंडक्टर के अंदर एटम्स की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं तो उनको ज़्यादा कोलिजन फेस करनी पड़ रही है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है उनको। तो उस दिक्कत का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा दिक्कत आएगी इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, हम क्या बोलेंगे? इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से करंट फ्लो होगा। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जितना अपोजिशन मिलेगा कंडक्टर के अंदर, जितना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जितना कष्ट होगा उसको, उस कष्ट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है। आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? वी अपॉन आई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, क्या आर की वैल्यू वी और आई पे डिपेंड करेगी? हाँ सर डिपेंड करेगी। आई बढ़ाएंगे तो देखो आर कम हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। मटेरियल चेंज करोगे या इसका टेम्परेचर चेंज करोगे तो ही रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो फिर करंट बढ़ेगा तो फिर ये आर कम नहीं होगा क्या? अच्छा, करंट कब बढ़ेगा? जब वोल्टेज बढ़ाओगे। अपने आप थोड़ी बढ़ेगा। करंट कब बढ़ेगा? जब वोल्टेज बढ़ाओगे। वोल्टेज दोगुना करोगे तो करंट भी दोगुना होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज डबल करोगे तो करंट भी डबल हो गया। तो रेशो तो वही रहा। ये 2V हो गया, ये 2I हो गया। रेशो तो उतना ही रहा, 2 से 2 कैंसिल, V अपॉन आई। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो उतना का उतना रहेगा, चाहे वोल्टेज चेंज करो या करंट चेंज करो, वो इससे अफेक्ट नहीं होगा। रेजिस्टेंस अफेक्ट किससे होता है फिर? तो बेसिकली तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा, है ना। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखो, अच्छा, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो ओम जी के नाम पे इसकी यूनिट होती है ओम। अरे क्या होती है? ओम। इसका ये सिंबल भी होता है। देखो, ये सिंबल हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कंडक्टर की लेंथ के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टर की लेंथ। इस कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, क्या इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज़्यादा कोलिजन फेस करनी पड़ेंगी, उतनी दिक्कत आएगी उसको एक सिरे से दूसरे सिरे पे निकलने में। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर इसकी मोटाई ज़्यादा होती तो क्या इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाते इसमें से? अगर पतला वायर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में ज़्यादा, क्योंकि आपस में भी टकराएंगे और रास्ता भी छोटा सा ही है जिसमें से निकल के जाना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जितना पतला रास्ता रहेगा, जितना पतला वायर रहेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलने में उतनी ही दिक्कत आएगी। तो दिक्कत आएगी तो रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा मिलेगा उसको। यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये तो बोल रहे हैं हम। देखो, जो हम बोल रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम मैथमेटिकली लिखते जा रहे हैं। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका। बाकी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिंपल बातें अपन को समझ में आ रही कि हाँ ये ऐसा होता होगा। अब इनको कंबाइन करके लिखो तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बना? एल अपॉन ए। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे अगेन एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम होता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये जो तीसरी चीज़ है ना, दो चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरी चीज़ क्या है? मटेरियल। और मटेरियल के साथ में टेम्परेचर भी काउंट कर लो इसमें। मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली कौन सी टर्म है? ये वाली। ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलने का एक रीज़न है। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर।
रेजिस्टेंस कौन सा, देखो यहाँ पे ही जो फॉर्मूला है एक बार इसको समझ लो क्या चीज़ है ये, इसका नाम ये क्यों है। ये एल और ए अगर मैं 1 1 ले लूँ तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो, है ना। एल इक्वल्स टू 1 मीटर ले लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो, ठीक है। अगर मैं एक वायर ऐसा लेता हूँ जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। आर किसके इक्वल आ जाएगा, रो के इक्वल। कब आएगा, जब एल इक्वल टू 1 मीटर होगा और ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी के इक्वल होता है। मतलब रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। और ये वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे कॉपर के लिए कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कॉपर का एक वायर लो जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, फिर उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लो। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एक बैटरी लगा दो उसके क्रॉस और इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो। बैटरी लगा के वोल्टेज देख लो, करंट देख लो, आर आ जाएगा और जो आर की वैल्यू होगी वही उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी होगी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। कैलकुलेट कर सकते हो ना, ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है ये टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, अब इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा। जैसे रेजिस्टेंस यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल एंड टेम्परेचर जिसको रो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम देखते हैं कि रो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। अगर आपको पूछा जाए कि 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होता है तो डेफिनेशन बता सकते हो क्या, 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होता है, डेफिनेशन कैसे बताओगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर इक्वल्स टू 1 ओम कब आएगा, जब V कितना हो, 1 वोल्ट। आपको बताया था डेफिनेशन बनाने का सिंपल तरीका, है ना। V क्या कर दो, 1 कर, जो भी चीज़ें उनको 1 1 करके डेफिनेशन बना सकते हो। करंट को 1 एम्पियर ले लो। अगर किसी भी वायर के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम के इक्विवेलेंट होगा। अब ये जो रो है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रेसिस्टिविटी आपको देखनी है कि किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करेगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी इसको यूज़ करेंगे। रेसिस्टिविटी तभी चेंज होगी किसी भी मटेरियल की किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आप या तो मटेरियल ही चेंज कर दोगे या टेम्परेचर चेंज करोगे, ठीक है। कैसे चेंज होगी वो हम अभी देख लेते हैं। तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी पढ़ा था क्या। I इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। वी डी क्या होता है, एन ई ए ई टो बाई एम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है इसको भी आप लिख सकते हो V बाई एल। ये E इक्वल्स टू वी बाई एल कौन से वाले फॉर्मूले से लिख रहा हूँ मैं, आपको एक रिलेशन बताया था E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं बार बार। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वायर के क्रॉस आपने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रखा है V, तो dV की जगह क्या आएगा V। और कितनी लेंथ है वायर की जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगा रखा है, L लेंथ है, तो dr मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है वो है L। माइनस सिंबल सिर्फ इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी, कम होने वाले पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है, ये आगे भी कई जगह काम आएगा। E इक्वल्स टू क्या होता है V बाई एल, ठीक है। ये वैल्यू उसमें पुट कर दो तो I इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, एन ई और ई स्क्वायर बन गया इन टू ई को तो हम चेंज करेंगे, ए लिख देता हूँ ए तो और बाई एम, और इस ई को मैं क्या लिख रहा हूँ V बाई एल। अब क्योंकि मैं जानता हूँ V बाई आई क्या होता है, R होता है ना। मैं इसको कंपेयर करूँगा फिर R इक्वल्स टू रो एल बाई ए से, है ना, इसलिए मैं R लेके आ रहा हूँ फॉर्मूले के अंदर। तो V को इधर रखा, I को इसके नीचे लिख दिया और बाकी जो भी है उसको उधर लेके गए, तो ये बनेगा m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू ए, और इधर क्या आ जाएगा v अपॉन आई। अच्छा v अपॉन आई को क्या बोल सकते हैं, r। अच्छा ये जो इतनी चीज़ें इसको अलग कर लेता हूँ मैं, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो और l बाई ए।
सही लिखा मैंने। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। दो इक्वेशन आ गई अपने पास, ये वाली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन जो पहले स्टडी करी थी। दोनों को कंपेयर करो, R की जगह R है, L की जगह L है, A की जगह A है। रो की जगह कौन आ गया? रो की जगह आ गया M अपॉन एन ई स्क्वायर टो। इसका मतलब रो का फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, अब देख के बताओ कि रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बताओ। पहली चीज़ जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होते। नेचर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, किसी भी मटेरियल, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन हो, सबका मास सेम होगा, सबका चार्ज सेम होगा। तो ई और एम तो कभी चेंज नहीं होता, कोई भी मटेरियल चेंज कर दो ये सेम है। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, जैसा सिल्वर में है कॉपर के कंपैरिजन में, तो एन अगर ज़्यादा होगा तो रो क्या आएगा? कम आएगा। और अगर रो कम होगा तो आर भी क्या रहेगा उसका? कम रहेगा। इसका मतलब जिस मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, उसका रेजिस्टेंस और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कम होते हैं। समझ में आई ये बात? इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक और चीज़ देखो यहाँ पे, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे टो के ऊपर भी रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगी। कैसे? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो टो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर टो कम होगा तो रो क्या होगा? बढ़ेगा। और रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी, जैसे कोई भी कंडक्टिंग वायर है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो ओवरऑल उस पर फर्क क्या पड़ेगा? उसकी रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, है ना। अगर आप किसी भी मेटल वायर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमेशा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ये हम मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं। अभी और भी मटेरियल होते हैं जैसे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उनकी अपन बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ जो बात हो रही है किसके बारे में हो रही है? सिर्फ कंडक्टर्स या मेटल्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना है इनको। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, अगर आपको लगी हो तो, कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तब तो स्पीड बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ेगी तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो जल्दी पहुँचना चाहिए, जल्दी पहुँचेगा तो करंट बढ़ना चाहिए। और करंट कब बढ़ता है? जब रेजिस्टेंस कम होता है। यहाँ तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जो चीज़ अपन मिसिंग है ना इसमें, वो जो अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन कंटिन्यूस जो कोलिजन्स होंगी ना आपस में, वो भी बढ़ेगी। जैसे एक रोड है ना, उस पर 50 गाड़ी एक साथ चल रही हैं, अगर वो धीरे धीरे चलती हैं तो उनमें एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है? कम। लेकिन अगर हर एक गाड़ी अगर 200 की स्पीड से चल रही है तो उनमें टक्कर की संभावना, कोलिजन की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा टकराएंगी वो। क्यों? क्योंकि वो सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे और कोई इधर, मतलब उसकी वजह से क्या होगा? स्पीड बढ़ने की वजह से हमेशा कोलिजन्स बढ़ जाती है। एक और एक्टिविटी होती है कि इसमें जो एटम्स हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। जिससे जैसे दो एटम ये हैं और इस बीच में से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो इनको इतना स्पेस मिल रहा है लो टेम्परेचर पे। अब हाई टेम्परेचर कर दिया तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अब जो इलेक्ट्रॉन को निकलने का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जब ये पास आएंगे और इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो ये टकरा सकता है इनसे। तो हम ये मानते हैं कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे किसी भी कंडक्टर का, तो कोलिजन्स बढ़ने की वजह से हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या घटेगा? हाँ, तो ये जो है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टो घटेगा, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा ही। ठीक है, ये बातें समझ में आई क्या आपको? अच्छा, अगर आपको ये पूछे कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किस मटेरियल का होता है, किसका होता है, मतलब नेचर के अंदर किस चीज़ का रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी? इंसुलेटर में तो भाई करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो इनफाइनाइट ही मानेंगे उसको तो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? इंसुलेटर। वो तो वैसे ही समझ में आ रहा है क्योंकि उसमें करंट ही फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब करंट कब फ्लो नहीं होगा? आर इक्वल्स टू क्या होता है? वी अपॉन आई। करंट अगर जीरो है तो इसका मतलब आर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। मतलब जो इंसुलेटर्स हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। इससे कम होता है। मैंने आपको 3 मटेरियल बताए थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और
सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा, इसके बाद में किसका होगा? सेमीकंडक्टर का होना चाहिए, लेकिन सेमीकंडक्टर से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है एलॉयज़ का। जब आप दो मेटल्स को या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला देते हो तो है तो अभी भी वो मेटल ही सारी की सारी चीज़ें, लेकिन अब उनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका रीज़न क्या है? इंसुलेटर के लिए सबसे ज़्यादा होगा रो, इसके बाद में हमने बोला कि एलॉयज आएगा, इसके बाद में आएगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बाद में कौन? मेटल्स, और मेटल में भी सबसे कम किसका? सिल्वर का। ठीक है, हमने क्या बोला? इंसुलेटर के बाद में ये आना चाहिए ना, ये क्यों आ गया बीच में? ये तो मेटल है, ये तो इसके बाद में आना चाहिए, सेमीकंडक्टर के बाद में आना चाहिए ना। देखो एलॉय क्या होता है? दो तीन मेटल को मिलाते हो तो जो मिक्सचर बनता है उसको एलॉय बोलते हैं। तो हर एक जो जैसे प्योर मेटल होता है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अभी सॉलिड स्टेट आपका कंप्लीट हुआ होगा तो उसमें आपने अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ी होगी एटम्स की, है ना। अलग अलग तरीके से वो सीक्वेंस में एटम्स अरेंज होते हैं अलग अलग एलिमेंट के अंदर। तो प्योर एलिमेंट होता है तो एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर, लेकिन जब आप दो तीन मेटल को मिला दोगे तो वो जो मिक्सचर बनेगा उसमें, अब यहाँ पे जैसे कॉपर का आइटम है, फिर सिल्वर का घुस गया बीच में, फिर आ गया एल्यूमिनियम का, फिर ये कोई और दूसरा, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बीच बीच में अलग अलग एटम्स आ गए। जो एक सीक्वेंस था ना, जो सीक्वेंस था वो पहले ऐसा था, तो इनके बीच में से इलेक्ट्रॉन को निकलना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जैसे आप मिक्सचर बनाते हो, अब क्या हो गया? अब ये देखो, अब ये जो एटम्स आ रहे हैं ना बीच बीच में, ये पूरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो चुका है अब, है ना। ये मान लो ये कॉपर के एटम्स हैं, बीच में कौन कौन आ गए इसमें? ये कोई एल्यूमिनियम का आ गया मान लो, ये इधर एल्यूमिनियम आ गया। तो पहले जो स्ट्रक्चर थी क्या वही रही या गड़बड़ हो गई? अब गड़बड़ होगी ना। अब इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ से तो ये ऐसे निकल जाता आराम से, ऐसा मान सकते हो, जबकि अब ये अगर निकलने की कोशिश करेगा तो बीच में क्या होगा? ये कुछ अलग अलग एटम्स आ जाएंगे जिनसे कोलिजन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, मतलब इसकी कंपैरिजन में अब इसको ज़्यादा कोलिजन फेस करनी पड़ती है, और कोलिजन ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब उसको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एलॉय के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे, अगर एलॉय का कोई वायर है तो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकलने में ज़्यादा कोलिजन फेस करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिक्कत उसको आएगी, और इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होगा? सेमीकंडक्टर या मेटल से ज़्यादा होगा, प्योर मेटल से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे। सेमीकंडक्टर में क्या होगा? सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस मतलब कि एलॉय से तो क्या होगा? कम होगा, लेकिन प्योर मेटल से ज़्यादा होगा। और फिर सबसे मेटल में अगर सबसे कम पूछे तो सिल्वर का बताना है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं।